द डिबेट में आपका स्वागत है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि 90% पानी से बना एक साधारण सा दिखने वाला फल आपके शरीर में ठीक वही ब्लड शुगर अलार्म ट्रिगर कर सकता है जो मैदे से बनी एक सफेद ब्रेड करती है। ओह, ये तो काफी चौंकाने वाला है ना? आज हम स्रोत सामग्री के आधार पर गर्मियों के सबसे बेहतरीन लेकिन सबसे विवादास्पद फल का विश्लेषण कर रहे हैं, तरबूज। हमारी आज की चर्चा का मुख्य प्रश्न बहुत सीधा है। क्या तरबूज एक सर्वगुण संपन्न सुपरफूड है जिसे इसके बेहद कम ग्लाइसेमिक लोड के कारण मधुमेह के रोगी भी सुरक्षित रूप से खा सकते हैं, या फिर इसका उच्च ग्लाइसीमिक इंडेक्स इसे एक खतरनाक विकल्प बनाता है? बिल्कुल, और द डिबेट में शामिल होकर मुझे हमेशा की तरह खुशी हो रही है। इस विषय पर मैं आपके दृष्टिकोण का सम्मान करते हुए भी एक अलग पक्ष रखता हूं। मेरा तर्क ये है कि तरबूज के जो अन्य स्वास्थ्य लाभ हैं वो अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन 71 का उच्च ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने के कारण ये खून में इतनी तेजी से शुगर घोलता है कि इसे मधुमेह रोगियों के लिए एक सुरक्षित विकल्प मान लेना एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक भूल हो सकती है। तो आइए सबसे पहले इस फल की पूरी तस्वीर को समझते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। जब मैं तरबूज को देखती हूँ तो मुझे केवल एक मीठा फल नहीं दिखता, बल्कि स्वास्थ्य लाभों का एक पावर हाउस दिखता है। पोषण तो है इसमें। जी, स्रोत सामग्री स्पष्ट रूप से बताती है कि इसमें 90% पानी होता है। लेकिन देखिए, इसके लाभ केवल हाइड्रेशन तक सीमित नहीं है। इसमें लाइकोपीन और कुकुरबिटासिन जैसे शक्तिशाली यौगिक होते हैं। विज्ञान ने यह साबित किया है कि कुकुरबिटासिन मुख्य रूप से हमारे शरीर में सूजन और ट्यूमर के विकास को रोकने वाले रिसेप्टर्स के साथ इंटरैक्ट करता है। मतलब कैंसर सेल्स की ग्रोथ बाधित होती है? बिल्कुल, कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोकता है। और जहां तक मधुमेह या ब्लड शुगर का सवाल है, मेरा मुख्य तर्क इसके गणित पर आधारित है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भले ही 71 हो, लेकिन इसका ग्लाइसेमिक लोड केवल 2 है। 0 से 10 तक के लोड को बहुत सुरक्षित माना जाता है। इसका सीधा सा अर्थ है कि ये शरीर में जाकर खून में बहुत ही कम मात्रा में शुगर बढ़ाता है। मेरे हिसाब से ये पोषण और सुरक्षा का एक आदर्श संतुलन है। खैर, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि विटामिन और हाइड्रेशन के दृष्टिकोण से तरबूज फायदेमंद है। हाँ, और सेलुलर लेवल पर कुकुरबिटासिन का काम भी दिलचस्प है। लेकिन मेरी गंभीर आपत्ति इसके मेटाबॉलिक प्रभाव को लेकर है। मतलब हमारे चयापचय पर पड़ने वाले इसके असर को लेकर। 70 से ऊपर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की श्रेणी में आता है और तरबूज का 71 है। हाँ, 71 है, पर लोड। एक सेकंड, इसका सीधा वैज्ञानिक अर्थ यह है कि जैसे ही आप इसे खाते हैं, ये खून में शुगर को अत्यंत तेजी से घोलता है। स्रोत सामग्री स्पष्ट रूप से चेतावनी देती है कि यदि इसे बार-बार या एक बार में अधिक मात्रा में खाया जाए तो ग्लाइसेमिक लोड बढ़ जाएगा। लेकिन वो तो किसी भी खाने के साथ होता है ना। पर मधुमेह रोगियों के लिए संयम या मॉडरेशन पर निर्भर रहना व्यवहारिक रूप से एक बहुत बड़ा जोखिम है। आप एक ऐसे फल को सुरक्षित कैसे कह सकती हैं जो सीधे तौर पर इंसुलिन स्पाइक को ट्रिगर करने की क्षमता रखता है? देखिए, यहीं पर हमें शुगर के विज्ञान को थोड़ा और गहराई से समझने की जरूरत है। मतलब गति बनाम मात्रा का विज्ञान। चूंकि हमने ग्लाइसीमिक इंडेक्स और ग्लाइसीमिक लोड दोनों का जिक्र किया है, तो आइए इस मैकेनिज्म को स्पष्ट करते हैं। ठीक है, बताइए। ग्लाइसीमिक इंडेक्स केवल यह बताता है कि शुगर कितनी तेजी से खून में जाएगी, लेकिन ग्लाइसीमिक लोड यह बताता है कि वास्तव में कितनी मात्रा में शुगर बढ़ेगी। इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। अगर कोई कार बहुत तेज गति से चल रही है, मान लीजिए यही हमारा हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स है, लेकिन वो केवल 1 सेकंड के लिए ही चलती है, जो कि हमारा बहुत कम ग्लाइसीमिक लोड है, तो क्या वो कार वास्तव में कोई बड़ा नुकसान कर सकती है? तरबूज के साथ भी यही है। इसकी कार्बोहाइड्रेट्स की कुल मात्रा इतनी कम है कि गति तेज होने के बावजूद यह एक सुरक्षित श्रेणी का आहार बन जाता है। माफ कीजिएगा, लेकिन मैं इस तर्क से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। क्यों? मैं आपको बताता हूँ क्यों। आपकी कार की उपमा दिलचस्प है, लेकिन एक डायबिटिक इंसान का शरीर कोई खाली हाईवे नहीं है।
वो एक ऐसा ट्रैफिक जैम है जहां इंसुलिन रेजिस्टेंस पहले से मौजूद है। उस ट्रैफिक जैम में अगर कोई कार 1 सेकंड के लिए भी 100 की स्पीड से घुसेगी तो वो पैंक्रियास में एक मल्टी कार पाइलअप कर देगी। अरे ये तो थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर। नहीं सुनिए, जब शुगर 71 की उच्च गति से खून में प्रवेश करती है, भले ही उसकी कुल मात्रा कम हो, वो शरीर में इंसुलिन का एक अचानक स्पाइक पैदा करती है। हमारे पैंक्रियास के बीटा सेल्स को तुरंत भारी मात्रा में इंसुलिन रिलीज करने का सिग्नल मिलता है। ये एंडोक्राइन सिस्टम के लिए एक मेटाबॉलिक शॉक है। एक मधुमेह रोगी का शरीर पहले से ही इंसुलिन को प्रोसेस करने के लिए संघर्ष कर रहा होता है। आप उसे कम मात्रा का तर्क देकर इस गति के झटके से होने वाले नुकसान को नजरअंदाज नहीं कर सकती। मैं आपकी इस बात को समझ रही हूँ कि बीटा सेल्स पर तुरंत दबाव पड़ता है, लेकिन क्या हम इस मेटाबॉलिक शॉक को सच में थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता। देखिए, जब हम ग्लाइसेमिक लोड 2 की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि एक सर्विंग में मुश्किल से 5 या 6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। इतनी कम मात्रा में ग्लूकोज खून में जाने पर पैंक्रियास को ओवरड्राइव में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पर गति तो है ना। और इसके साथ ही खून में शुगर की मात्रा इस बात पर भी निर्भर करती है कि व्यक्ति का डाइजेशन कैसे काम कर रहा है। यहीं पर तरबूज का फाइबर और पानी एक अहम भूमिका निभाते हैं। स्रोत के अनुसार तरबूज में मौजूद 90% पानी और उसका डाइटरी फाइबर पेट के अंदर एक गैस्ट्रिक डिस्टेंशन पैदा करता है, यानी ये पेट को फैलाता है और वेगस नर्व के जरिए दिमाग को तुरंत सिग्नल भेजता है कि पेट भर गया है। आप कहना चाह रही हैं कि ये तृप्ति या सैटिस्फैक्शन देता है? जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही मजबूत फुलनेस का एहसास कराता है। जो लोग वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए ये कैसे काम करता है, इसे समझिए। जब दिमाग को पेट भरे होने का सिग्नल मिलता है तो वो बार बार खाने की इच्छा को दबा देता है। अच्छा। इसका वजन के हिसाब से कैलोरी अनुपात इतना कम है कि ये आपको तृप्त भी करता है और एक्स्ट्रा कैलोरी भी नहीं देता। इस तरह तो ये प्राकृतिक रूप से ओवर ईटिंग को रोक रहा है ना। जब आप ओवर ईटिंग करेंगे ही नहीं तो आपका ग्लाइसीमिक लोड हमेशा कम ही रहेगा। ये वजन घटाने के लिए एक आइडियल चॉइस है। क्या ये वास्तव में इतना आसान है? मतलब हमें यहाँ मानव व्यवहार और शरीर विज्ञान की जमीनी हकीकत को देखना होगा। हकीकत ही तो बता रही हूँ। आप गैस्ट्रिक डिस्टेंशन की बात कर रही हैं, जो कि सच है। पानी पेट भरता है, लेकिन वो पानी कितनी देर पेट में टिकता है? तरबूज में मौजूद फाइबर सॉलिड नहीं होता और इसका 90% हिस्सा लिक्विड है। लिक्विड कैलोरीज का गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट यानी पेट से निकलकर आंतों में जाने की गति बहुत तेज होती है। हाँ, लिक्विड्स जल्दी डाइजेस्ट होते हैं। इसका मतलब है कि वो फुलनेस का एहसास महज कुछ मिनटों का होता है। और स्रोत भी साफ तौर पर चेतावनी देता है कि अगर एक टाइम में बहुत ज्यादा खा लेंगे तो शुगर बढ़ने का खतरा बढ़ जाएगा। लेकिन लोग एक बार में उतना खाते ही कहाँ हैं जितना कि लोड 10 के पार चला जाए। मतलब कौन इतना खाता है? यहीं पर ग्लाइसेमिक लोड 2 का गणित फेल होता है। तरबूज की एक स्टैंडर्ड सर्विंग 100 या 120 ग्राम की मानी जाती है, जिस पर लोड 2 कैलकुलेट किया गया है। लेकिन व्यावहारिक रूप से कोई भी इंसान तरबूज का सिर्फ 100 ग्राम का एक छोटा सा चौकोर टुकड़ा खाकर नहीं रुकता। खैर, वो स्वाद पर निर्भर करता है। ये बेहद मीठा, ताजगी भरा और आसानी से खाया जाने वाला फल है। लोग पूरी प्लेट या आधा किलो तरबूज एक बार में खा जाते हैं। अब आप आधा किलो का हिसाब लगाइए। वो लोड 2 से बढ़कर सीधे 10 या 12 पर पहुंच जाता है। जब ऐसा होता है तो वो केवल तेज गति यानी हाई इंडेक्स नहीं रह जाता, बल्कि भारी मात्रा यानी हाई लोड भी बन जाता है। लिक्विड फॉर्म में होने के कारण लोग आसानी से ओवर ईटिंग कर बैठते हैं और तब ये मधुमेह रोगियों के लिए एक सीधा खतरा है। मैं समझती हूँ कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, लेकिन मैं आपको एक अलग नजरिया देना चाहूंगी। ठीक है। अगर हम सिर्फ मधुमेह और ओवर ईटिंग की संभावनाओं पर ही अटक कर रह जाएंगे तो हम शरीर के पूरे सर्कुलेशन सिस्टम पर इसके अद्भुत और प्रमाणित फायदों को अनदेखा कर देंगे। सर्कुलेशन सिस्टम? हाँ, स्रोत सामग्री तरबूज के कार्डियोवैस्कुलर यानी हृदय संबंधी लाभों पर बहुत जोर देती है और इसके पीछे की साइंस बहुत ही शानदार है। तरबूज में सिट्रुलिन नामक एक एमिनो एसिड बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जब हम तरबूज खाते हैं तो ये सिट्रुलिन हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है और हमारी किडनी इसे एक दूसरे अमीनो एसिड में बदल देती है, जिसे आर्जिनिन कहते हैं। हाँ, और आर्जिनिन नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रीकर्सर है।
बिल्कुल सही। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड वो चमत्कारी मॉलिक्यूल है जो हमारी रक्त वाहिकाओं के एंडोथेलियन सेल्स को रिलैक्स होने का सिग्नल देता है। जिसे वासोडाइलेशन कहते हैं। जी, इस प्रक्रिया को वासोडाइलेशन कहते हैं। जब नसें चौड़ी होती हैं तो खून का प्रवाह बहुत स्मूथ हो जाता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर प्राकृतिक रूप से कम होता है। इसके अलावा यही वासोडाइलेशन शरीर के निचले हिस्सों में भी ब्लड फ्लो बढ़ाता है, जिससे ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी ईडी से पीड़ित लोगों के लिए सीधे तौर पर एक थेराप्यूटिक प्रभाव डालता है। और सुनिए, लाइकोपीन की मदद से ये ब्लड में मौजूद खराब कोलेस्ट्रॉल के ऑक्सीडेशन को भी रोकता है, जिससे धमनियों में ब्लॉकेज नहीं होता। अच्छा, तो यार ये सिर्फ एक फल नहीं है, ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की रिपेयरिंग का काम कर रहा है। देखिए, ये एक बहुत ही सम्मोहक और वैज्ञानिक रूप से सटीक तर्क है। मैं मानता हूँ आर्जिनिन और नाइट्रिक ऑक्साइड का पाथवे बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। हाँ, लेकिन क्या आपने विचार किया है कि हम किस कीमत पर ये लाभ ले रहे हैं? यहाँ बात बायो अवेलेबिलिटी की आती है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, वासोडाइलेशन या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में क्लिनिकली प्रभावी परिणाम देखने के लिए एक व्यक्ति को कितने सिट्रुलिन की आवश्यकता होती है? ये मिलीग्राम्स में काफी उच्च मात्रा होती है, जो नियमित सेवन से बिल्डअप होती है। ठीक कहा आपने। और उस उपचारात्मक मात्रा को प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को 1 या 2 टुकड़े नहीं बल्कि भारी मात्रा में तरबूज खाना पड़ेगा। अब यहाँ एक कैच-22 वाली स्थिति पैदा हो जाती है। जरा सोचिए, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ये समस्याएं आमतौर पर किस बीमारी के साथ सबसे ज्यादा जुड़ी होती है? ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम और मधुमेह के मरीजों में सबसे आम है। हाँ, ये एक स्थापित मेडिकल फैक्ट है कि ये कोमॉर्बिडिटीज हैं। तो एक मधुमेह या हाई ब्लड प्रेशर का मरीज जिसे अपनी नसें चौड़ी करनी है, वो ज्यादा मात्रा में सिट्रुलिन पाने के लिए बहुत सारा तरबूज खाता है, लेकिन ऐसा करते ही वो अपने शरीर में इतनी ज्यादा मात्रा में हाई ग्लाइसेमिक शुगर धकेल देता है कि उसका ब्लड शुगर स्पाइक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। लेकिन वो फायदा भी तो ले रहा है। पर कीमत देखिए, आप नसों को रिलैक्स करने के लिए एक ऐसा फल खा रहे हैं जो आपके ब्लड शुगर को तेजी से ऊपर धकेलकर एंडोथेलियल डैमेज का ही कारण बन सकता है। नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाने के लिए चुकंदर या हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कम जीआई वाले अन्य स्रोत भी उपलब्ध हैं, जहां आपको ये भारी शुगर टैक्स नहीं चुकाना पड़ता। आपकी बात में एक मजबूत लॉजिक है और सिट्रुलिन की डोजिंग को लेकर आपकी चिंता जायज़ है। लेकिन देखिए, हम तरबूज के समग्र लाभों को पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर केवल एक सिस्टम पर नहीं चलता। इसके अन्य निर्विवाद फायदों को भी सामने रखना आवश्यक है, विशेषकर सेल्यूलर लेवल पर जो रिपेयरिंग ये करता है। स्रोत सामग्री विस्तार से बताती है कि तरबूज हमारी त्वचा, आंखों और पाचन के लिए कितना शानदार है। ठीक है। और इसके पीछे के मैकेनिज्म को समझना जरूरी है। उदाहरण के लिए आंखों की रोशनी की बात करें। लाइकोपीन केवल एक एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, ये विशेष रूप से हमारी आंखों के मैक्यूला में जमा होता है। वहां ये यूवी लाइट और ब्लू लाइट से होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रोकता है, जिससे उम्र के साथ होने वाला विजन लॉस धीमा हो जाता है। और त्वचा के लिए विटामिन सी का तर्क भी होगा इसमें शायद? बिल्कुल। त्वचा के लिए इसमें मौजूद विटामिन सी और विटामिन ए का काम बहुत ही बुनियादी है। विटामिन सी हमारे शरीर में कोलेजन सिंथेसिस के लिए एक जरूरी प्रीकर्सर है। इसके बिना फाइब्रोब्लास्ट्स कोलेजन फाइबर्स को क्रॉस लिंक नहीं कर सकते। जब आप तरबूज खाते हैं तो इसका विटामिन सी इस क्रॉस लिंकिंग प्रक्रिया को बढ़ाता है, जिससे त्वचा में कसाव आता है और झुर्रियां कम होती हैं। साथ ही इसका उच्च पानी और फाइबर का संयोजन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एक लूब्रिकेंट की तरह काम करता है। हाँ, फाइबर तो काम करता ही है। जी, ये पेट के एसिड को डाइल्यूट करके एसिडिटी में तुरंत राहत देता है और आंतों की गतिशीलता बढ़ाकर कब्ज को दूर करता है। तो जब एक ही फल कैंसर से लेकर आंखों की सुरक्षा, त्वचा के कोलेजन और पाचन तंत्र के हाइड्रेशन तक एक साथ काम कर रहा हो, तो उसे सिर्फ उसके शुगर के कारण दरकिनार करना मुझे सही नहीं लगता। ये सारे मैकेनिज्म काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। विटामिन सी कोलेजन सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है और लाइकोपीन मैक्यूला की रक्षा करता है। ये सब स्थापित तथ्य हैं। मैं मान लेता हूं कि सभी फायदे मौजूद हैं। लेकिन मेरी मुख्य चिंता अभी भी वहीं आकर टिकती है,
कोई भी फल अपने आप में जादू की छड़ी नहीं होता। मेरा सवाल यह है कि क्या हमें ये फायदे उठाने के लिए 71 जीआई वाले फल की ही जरूरत है? लाइकोपीन आपको टमाटर से भी मिल सकता है, विटामिन सी आपको ब्रोकली या नींबू से भी मिल सकता है, और वो भी बिना उस एंडोक्राइन टैक्स के जो तरबूज मांगता है। खैर, वो स्वाद की बात भी है। जब हम किसी चीज को सुपर फूड का लेवल दे देते हैं ना, तो लोग उसके संभावित जोखिमों के प्रति अंधे हो जाते हैं। एसिडिटी या त्वचा के लिए तरबूज खाना अच्छी बात है, लेकिन अगर उस प्रक्रिया में आप अपने पैंक्रियाज पर बेवजह का दबाव डाल रहे हैं, तो ये एक अधूरा स्वास्थ्य मॉडल है। ये एक ऐसा बिंदु है जहां हमारे विचार वाकई टकराते हैं, लेकिन यही इस चर्चा की सुंदरता भी है। बिल्कुल। तो शायद हमें स्रोत सामग्री के आधार पर हुई इस विस्तृत बहस के अपने निष्कर्षों को एक साथ रखने की आवश्यकता है। अगर मैं इस पूरी चर्चा के प्रकाश में अपने दृष्टिकोण का सारांश दूं, तो मेरा मानना है कि तरबूज की समग्र पोषण प्रोफाइल वास्तव में अद्वितीय है। कुकुरबिटासिन से कैंसर रोकथाम, लाइकोपीन से आंखों की सुरक्षा, सिट्रुलिन से नसों का वैसोडाइलेशन, इसके लाभों की वैज्ञानिक गहराई बहुत व्यापक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर कोई व्यक्ति पोर्शन कंट्रोल यानी मात्रा पर ध्यान दे सके, तो इसका बेहद कम ग्लाइसेमिक लोड, जो कि 2 है, यह सुनिश्चित करता है कि उच्च ग्लाइसेमिक गति होने के बावजूद यह शरीर पर शुगर का भारी बोझ नहीं डालता। संतुलन के साथ यह एक लाजवाब और स्वास्थ्यवर्धक आहार है। और मेरी ओर से निष्कर्ष यह है कि हमें किसी भी फल की रासायनिक संरचना की प्रशंसा करने के साथ साथ मानव शरीर की वास्तविकताओं के प्रति यथार्थवादी भी होना चाहिए। सिट्रुलिन से नाइट्रिक ऑक्साइड बनना और विटामिन सी से कोलेजन बनना निश्चित रूप से प्रभावशाली हैं, लेकिन हम इस अकाट्य सत्य को नहीं झुठला सकते कि इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स 71 है। शुगर के खून में जाने की ये उच्च गति पैंक्रियाज के लिए एक मेटाबॉलिक शॉक है। विशेष रूप से मधुमेह रोगियों के लिए, जहां भूख लगने पर 1 या 2 टुकड़ों पर रुकना व्यावहारिक नहीं होता, ग्लाइसेमिक लोड का गणित बहुत जल्दी बिगड़ सकता है। इसलिए मेरी नज़र में ये बिना सोचे समझे खाया जाने वाला सुपरफूड नहीं है, बल्कि एक ऐसा विकल्प है जिसके साथ स्पष्ट चेतावनियां जुड़ी होनी चाहिए। ये स्पष्ट है कि एक ही स्रोत सामग्री में भी ऐसे तत्व मौजूद हो सकते हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत दिशाओं में इशारा करते हों, जैसे एक तरफ उच्च जीआई का जोखिम और दूसरी तरफ कम जीएल की सुरक्षात्मक परत। जी हाँ, और सिट्रुलिन के थेराप्यूटिक फायदे बनाम उसको पाने के लिए खानी पड़ने वाली शुगर की मात्रा जैसी जटिलताएं ही तो पोषण विज्ञान को इतना आकर्षक बनाती हैं। बिल्कुल। तो हम अपने श्रोताओं को ये सोचने के लिए आमंत्रित करते हैं कि वे इन रासायनिक लाभों और एंडोक्राइन जोखिमों का संतुलन अपने जीवन में कैसे देखते हैं। क्या आप ग्लाइसेमिक लोड की उस सुरक्षित सीमा के भीतर रहकर इसके फायदों का आनंद लेना चुनेंगे, या उस उच्च ग्लाइसेमिक इंडेक्स के जोखिम से बचने के लिए कोई और विकल्प तलाशेंगे? ये निर्णय पूरी तरह से आपके अपने शरीर और मेटाबॉलिज्म पर निर्भर करता है। द डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। स्रोत सामग्री में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिस पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। अगली बार एक नए विषय और एक नई बहस के साथ फिर मिलेंगे।